इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हमेशा तर्कसंगत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कभी भी धौंस या धमकी स्वीकार नहीं करेगा। ये बयान है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का। उन्होंने इसराइल समेत पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि वे उनके परमाणु कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से वे कभी वंचित नहीं रहेंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगातार पश्चिमी देशों की नजर है। अमेरिका के साथ कई चरणों की बातचीत होने के बाद भी किसी अंतिम नतीजे पर यह वार्ता नहीं पहुंच पाई है। दूसरी ओर इसराइल की इस मुद्दे पर पैनी नजर है। इसराइल नहीं चाहता कि ईरान किसी भी हाल में एक परमाणु संपन्न देश बने। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कई बातें कही हैं। उन्होंने इसे पारदर्शी और मुल्क की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि तेहरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संचालित किया है और वे अपनी सुविधाओं के किसी भी निरीक्षण के लिए तैयार हैं। पेज़ेश्कियान ने शनिवार को तेहरान में कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मूरत अबूगलिउली नूरतिलेव से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बैठक में ये टिप्पणी की। पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के बारे में बहाने बनाए जा रहे हैं, जबकि हमने बार बार स्पष्ट रूप से घोषित किया है और व्यवहार में प्रदर्शित किया है कि हमने कभी भी परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के हथियार बनाने की कोशिश नहीं की है और न ही हम कभी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने बार बार ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की पुष्टि की है। इस दौरान ईरान ने साफ कह दिया है कि वे किसी भी संस्था के निरीक्षण के लिए तैयार हैं, लेकिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों से वंचित होना स्वीकार नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका का बिना नाम लिए कहा कि ईरान दूसरों को उनके देश के भविष्य और नियति के बारे में निर्णय लेने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के निरीक्षण की सहमति वाले बयान पर इसराइल के लिए एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है, क्योंकि इसराइल समेत तमाम पश्चिमी देश ईरान पर आरोप लगा चुके हैं कि वे चुपचाप तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले के बाद आगे क्या होता है। ईरान ने हाल ही में चीन से कुछ ऐसा मंगाने का आदेश जारी किया, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि इसराइल से तनातनी और बढ़ सकती है। दरअसल ईरान ने चीन से हजारों टन अमोनियम परक्लोरेट मंगवाने का आदेश दिया है, जो ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक अहम केमिकल है। यह कदम उस वक्त सामने आया जब ईरान की अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है और इसराइल के साथ उसके संबंध पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान यह मिसाइलें न केवल अपने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए बना रहा है, बल्कि इनका इस्तेमाल लेबनान, यमन और इराक में अपने समर्थित गुटों को हथियार देने के लिए भी किया जा सकता है। इसराइल पहले ही ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्रों पर साइबर हमले और हवाई हमलों के जरिए निशाना बना चुका है। साल 2024 में ईरान की मिसाइल उत्पादन प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्से जैसे कि प्लैनेटरी मिक्सर को नष्ट भी कर दिया गया था। इजरायली रक्षा सूत्रों की माने तो ईरान द्वारा इस नुकसान की भरपाई के लिए अब नए सिरे से निर्माण शुरू किया जा रहा है। हालिया विस्फोट और सुरक्षा चिंताएं। कुछ समय पहले ईरान के एक पोर्ट पर एक भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। कुछ जानकार यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यह विस्फोट संभवतः गलत तरीके से रखे गए रॉकेट ईंधन के कारण हुआ था। हालांकि ईरान बार बार इससे उलट जवाब दे रहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन सामग्रियों के भंडारण और उपयोग में जोखिम भी अत्यधिक है। अमेरिका और इसराइल से तनातनी के बीच ईरान का यह कदम दर्शाता है कि वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को फिर से अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है, क्योंकि ईरान अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में अमेरिका और इसराइल को देखता है। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के दौरान इस तरह की सैन्य गतिविधि न केवल वार्ता की संभावनाओं को कमजोर कर सकती है, बल्कि मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका को भी बढ़ाती है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या आने वाले समय में यह मामला और आगे बढ़ता है या फिर भविष्य के लिए कोई खतरा बनने वाला है। क्या यह सिर्फ रक्षा है या आक्रामक रणनीति? यह सवाल अब अमेरिका, इसराइल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के सामने भी खड़ा हो रहा है। ईरान का कहना है कि यह उसकी रक्षात्मक नीति का हिस्सा है,
लेकिन हालात इसे एक हमलावर तैयारी के रूप में भी दर्शा रहे हैं। आखिर क्या है अमोनियम परक्लोरेट और इसका महत्व? अमोनियम परक्लोरेट एक प्रबल ऑक्सीडाइजर है जिसे सॉलिड फ्यूल रॉकेट में मोटर्स में प्रयोग किया जाता है। यह मिसाइलों को तेजी से दागने में सक्षम बनाता है, जिससे युद्ध की स्थिति में प्रतिक्रियात्मक क्षमता बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन से जो सामग्री ईरान मंगवा रहा है वह करीब 800 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए पर्याप्त हो सकती है। इससे पहले ईरान ने चीन से सोडियम परक्लोरेट की खेप मंगवाई थी, जिससे तकरीबन 260 मिसाइलें बन सकती थी। अब इधर अमेरिका और इस्राइल पूरी तरीके से इस खबर पर नजर बना चुके हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में इसे लेकर क्या कुछ होता है। दो 2023 के अक्टूबर में शुरू हुआ इस्राइल हमास युद्ध अब 2025 में प्रवेश कर गया है और इसके प्रभाव एक सीमित संघर्ष से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। अब यह एक बृहद क्षेत्रीय टकराव भी बन गया है, जिसमें यमन, लेबनान, सीरिया और इराक जैसे देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल भी हो चुके हैं। गाजा में जारी भारी बमबारी और नरसंहार के बीच यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हालिया ड्रोन हमला इस युद्ध के नए और खतरनाक चरण की ओर इशारा करता है। हूतियों का हमला गाजा के लिए याफा ड्रोन। यमन के हूती विद्रोहियों ने घोषणा की है कि उन्होंने 2 याफा ड्रोन इसराइल के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट की ओर भेजे। हालांकि इस्राइली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने दावा किया कि ड्रोन को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। इससे पहले 3 जून 2025 को यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इसराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम पैलेस्टाइन 2 है उसे दागा था। हालांकि इसराइल ने उस दिन भी कहा कि उन्होंने उसे हवा में ही ढेर कर दिया। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने जारी किया बयान, मजलूम फिलिस्तीनी जनता के प्रति अपने धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्य का पालन करता रहेगा। इस्लामी उम्मह की हर कौम और हर राष्ट्र को यह कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्हें आलस्य, पराधीनता, निष्क्रियता और शत्रु के सामने आत्मसमर्पण को त्याग कर देना चाहिए। ईश्वर उस कौम पर अपनी कृपा न करे जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ती है, अपने दुश्मनों के आगे झुक जाती है, जबकि उसमें सामर्थ्य और संभावना मौजूद हो। यह बयान हूती प्रवक्ता याह्या सारी की ओर से दिया गया, जिसमें साफ तौर पर इशारा किया गया मिडिल ईस्ट के उन देशों की ओर जो मुस्लिम कंट्री भी हैं और बाकायदा वे इस रूप से भी है कि वे अगर चाहें तो गजा पर हमला बंद करवा सकते हैं। ये इशारा स्पष्ट तौर पर सऊदी अरब जैसे देशों पर ही था। ऐसे में हूतियों की ओर से दिया गया यह बयान एक भावनात्मक अपील के साथ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी चुनौती देता है। यह पहला मौका नहीं है जब हूती विद्रोहियों ने इसराइल या उसके सहयोगियों पर हमला किया हो। हूतियों का गजा के समर्थन में हमला कब और कैसे? नवंबर साल 2023 हूतियों ने रेड सी में इसराइली मालवाहक जहाजों पर मिसाइल दागी। जनवरी 2024 अमेरिका और ब्रिटेन के नौसैनिक जहाजों को लक्षित करने वाले ड्रोन अटैक। मार्च 2024 इसराइल की ओर से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जिसे ओमान की खाड़ी में इंटरसेप्ट किया गया। साल 2025 यूएसए संग सीज फायर के बाद इसराइल पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। हूतियों ने अपनी सामरिक क्षमताएं लगातार बढ़ाई हैं। अब उनके पास ईरान समर्थित तकनीक से लैस 2000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली ड्रोन और मिसाइलें हैं। इनमें अहम तब हो जाता है जब हूतियों की ओर से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं, जो एक अहम कड़ी साबित होते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल काफी तेज गति से चलती हैं, जिसे किसी हवाई सुरक्षा कवच द्वारा इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल हूतियों की ओर से ड्रोन स्ट्राइक की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है और ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में क्या कुछ किया जाएगा।